हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आरएस ओनली। सो आज जो है टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट आवर राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली कि भाई हमारी जो असेंबली है उसमें किस तरीके से प्रोसीजर्स होते हैं, क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ आवर वीडियो जिसमें हमने कल पार्ट 1 में क्या क्या चीजें कवर करी थी। हमने राजस्थान के प्री हिस्टोरिक फैक्ट्स कवर किए थे। ठीक है, फिर किस तरीके से हमारे यहाँ पर जो सभाएं थी पहले राजस्थान में, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली बनने से पहले भी हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज थी। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हमारे यहाँ पर जो है द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली वाज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी इन राजस्थान, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर ऑलरेडी रिप्रेजेंटेटिव जो बॉडीज थी वो थी यहाँ पर जयपुर में थी, बूंदी में थी, बीकानेर में थी, अजमेर में थी। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। दूसरा हमने क्या देखा था, हमने डिलिमिटेशन कमीशन देखी थी जिसमें फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन ने 160 सीट्स जो है हमारे यहाँ पर एलोकेट करी थी। और अभी प्रेजेंटली कितना है, देयर आर 200 सीट्स विच आर एलोकेटेड फॉर योर राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। मिनिमम नंबर कितना डिसाइड किया डिलिमिटेशन कमीशन ने एज पर आर्टिकल 170? द मिनिमम नंबर इज 100 एंड व्हाट, सॉरी द मिनिमम नंबर इज 60 और जो मैक्सिमम नंबर है सीट्स का हमारी राजस्थान किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर दैट इज ऑफ 500। ठीक है, ये किसने डिसाइड किया है? आपकी डिलिमिटेशन कमीशन ने डिसाइड किया है। राइट नाउ हमारे राजस्थान में भी कितना है, 200 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं? 200 सीट्स है हमारे यहाँ पर। ठीक है, अब इन सीट्स के अंदर रिजर्वेशन की पॉलिसी भी है। एससी एसटी को हम रिजर्वेशन देते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 332 के तहत एससी और एसटी को हम लोग क्या देते हैं? रिजर्वेशन देते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे यहाँ पर पहले एक नॉमिनेटेड मेंबर का भी प्रोविजन था जो कि किस कम्युनिटी से होता है? एंग्लो इंडियन से। जो कौन नॉमिनेट करता है? इट इज नॉमिनेटेड बाय अ गवर्नर। बट 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से उसको क्या कर दिया गया? उसको हटा दिया गया उस प्रोविजन को। एंड नाउ देयर इज नो नॉमिनेटेड मेंबर इन आवर राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इतनी बात सब लोगों को क्लियर है। उसके बाद में हमने कुछ पीवाईक्यूज देखे थे, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखे थे। अब हम आज आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले देखो हमारा आरएस ओनली का ऐप है। ऐप के ऊपर आपको फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, डेली की फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी, डेली क्विज मिल जाएगा आपको। ठीक, उसके अलावा करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्लस वी हैव ब्रॉट समथिंग न्यू दैट इज योर इन्फोग्राफिक्स एंड माइंड मैप्स, जो कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी माइंड मैप के थ्रू इजिली एक्सप्लेन कर देते हैं। तो वो चीजें भी आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगी, तो जल्दी से जाके इसको डाउनलोड कर लो बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। प्लस ऑन 1st of March आरएस ओनली इज कमिंग विद समथिंग वेरी बिग, समथिंग वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल और समथिंग दैट हैज नेवर एवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ आरएस। तो इसके लिए हमारे साथ आप लोग बने रहो, स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर दैट एंड यू विल सून गेट टू नो दैट व्हाट आरएस ओनली इज कमिंग अप विद। ठीक है, ये हो गई हमारी दो बातें। तीसरी बात देखो भाई, अब आपका प्रीलिम्स क्लियर नजदीक आने वाला है, क्लियर सब बच्चों को करना है। राइट स्ट्रैटेजी बहुत कम के पास है। वो राइट स्ट्रैटेजी कैसे मिलेगी? जब आप जो है राइट गाइडेंस लेने जाओगे, क्योंकि अब पैटर्न बदल गया है। पैटर्न बदल गया, क्या बदला है वो हम लोग समझाते हैं जब हम लोग सेमिनार कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो यू कैन एनी टाइम कम एंड सिट इन आवर सेमिनार्स एज वेल, ताकि आप लोगों को एक क्लियर पिक्चर मिले कि भाई आरएस के एग्जाम में जो पैटर्न बदला है वो क्या एग्जैक्ट चेंज है उसके अंदर। दूसरी चीज मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि अगर आपको आरएस की अपनी जर्नी में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तो आरएस ओनली हमेशा आप लोगों के साथ में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी जहां से आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आ सकते हो। यहाँ पे हम आपकी जो भी डाउट्स क्वेरीज उनको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक है, वहां से जाकर आप लोग अपने आप के लिए एक काउंसलिंग सेशन रजिस्टर करवा सकते हो, जिसके अंदर आप लोगों को जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम यहाँ पर आपको बैठ के वी विल बी काउंसलिंग यू, वी विल बी सॉल्विंग दोज डाउट्स फॉर यू। ठीक है, सो दैट यू कैन डू एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल एज वेल। आज का टॉपिक हम लोग अब स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले वी विल सी कि भाई हमारा जो हाउस है, हाउसेस तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर कैसा है सिस्टम? यूनी कैमरल, मतलब सिर्फ ओनली वन हाउस इज देयर इज व्हाट यूनिकैमरल लेजिस्लेचर इन राजस्थान। ठीक है, तो अब इनकी जो मेंबरशिप होती है और उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग टुडे।
आर्टिकल 173 क्या बोलता है? आर्टिकल 173 बताता है कि भाई कौन लोग ऐसे होंगे जो क्वालिफाई करेंगे टू बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, ठीक है। सबसे पहली और फॉरमोस्ट चीज यही है दैट पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा 25 साल या उससे ज्यादा की एज होनी चाहिए, या तो 25 साल या फिर उससे ज्यादा की एज होनी चाहिए। तीसरा कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है, मतलब जो काम है उसका सिर्फ उसके अलावा और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। चौथा दिमाग से चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होना चाहिए, ठीक है। एंड ही शैल नॉट बी व्हाट, ही शैल नॉट बी एन इंसॉल्वेंट, मतलब उनका दिवालिया निकला हुआ नहीं होना चाहिए। ही मस्ट नॉट बी अंडर मेनी डेट्स, ठीक है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का कर्जा नहीं होना चाहिए। ही शुड व्हाट, ही शुड नॉट बी एन इंसॉल्वेंट। ओके, समझ में आ गई बात? इतनी सी बात सबको समझ में आ गई। एलिजिबिलिटी क्या है? बहुत इजी एलिजिबिलिटी है, एज है और सिटीजनशिप है और क्या है आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है और चौथा क्या है आपका सेन माइंड होना चाहिए और इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब ये हम लोगों ने बात करी है अभी मेंबरशिप की, अब हम आ जाते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर। एज पर आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन या डिसमिसल क्या है? लॉस ऑफ सिटीजनशिप। लॉस ऑफ सिटीजनशिप के हमने तरीके देखे थे, अगर उनमें से किसी भी तरीके से सिटीजनशिप जा रही है तो दैट पर्सन कैन नो लॉन्गर होल्ड द सीट ऑफ एन एमएलए। दूसरा, अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पाया जाता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तीसरा, अगर अनसाउंड माइंड का होगा तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा और क्या तरीके होते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के? दैट इज योर डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब समझो पहले क्या होता है। हमने चुनाव लड़ा, ठीक है, मैंने एज एन इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, ठीक है, या मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा फॉर सपोज। अब चुनाव लड़के कांग्रेस की पार्टी से मैं जीत गई, मैं असेंबली में जाकर बैठ गई। अब असेंबली में जाके बैठने के बाद मेरा मन जो है वो किसी ने मुझे मैनिपुलेट कर दिया या किसी ने मुझे झांसा दे दिया या किसी ने मुझे लालच दे दिया और मेरा तो मन हुआ कि नहीं भाई मेरे को तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करनी है, मैं तो भाई बीजेपी पार्टी की एमएलए बनूंगी। तो वो क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ लीविंग योर ओन पार्टी एंड ज्वाइनिंग हैंड्स विद द अदर पार्टी, दैट इज कॉल्ड एज डिफेक्शन, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं? आया राम गया राम। ये बहुत एक कॉन्सेप्ट चला था हमारी पार्लियामेंट की हिस्ट्री के अंदर। तो डिफेक्शन क्या होता है? व्हेन द पर्सन हु इज इलेक्टेड फ्रॉम वन पर्टिकुलर पार्टी ही ज्वाइंस अनदर पार्टी आफ्टर इलेक्शन। तो ये चीज क्या होती है? ये चीज गलत होती है, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है? आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो अपने पोजीशन से, ठीक है। आप अपने एमएलए पोस्ट से क्या हो सकते हो? डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। Disqualification for what? Changing parties and final decision in these cases is made by your speaker. कहां पर लिखे हैं इसके सारे provisions? In your 10th schedule. 10th schedule के अंदर एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड सारे provisions लिखे हुए हैं, ठीक है। कोई अगर एमएलए एंटी डिफेक्शन करता है, अपनी पार्टी से डिफेक्ट होता है, तो उसको एंटी डिफेक्शन के थ्रू डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और इन पर्टिकुलर डिसीजंस में फाइनल डिसीजन किसका होगा? स्पीकर ऑफ द हाउस, ठीक है। स्पीकर ऑफ द हाउस का एंटी डिफेक्शन के मामलों में फाइनल से होता है। स्पीकर चाहे तो उसको डिफेक्टेड डिक्लेयर करेगा और स्पीकर चाहे तो उसको डिफेक्टेड डिक्लेयर ना करे। इट इज ऑल इन द हैंड्स ऑफ योर स्पीकर। समझ में आ गया सबको इतना बात? अब हम लोग देखते हैं दैट अब अगर किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी स्टेट में दो हाउसेस है, बाइकेमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है, और कोई भी एक इंसान दोनों से खड़ा हुआ है चुनाव के लिए और दोनों में वो जीत गया, तो उसको एक हाउस की मेंबरशिप जो है वो क्या करनी पड़ेगी? वो छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। ही मस्ट रिजाइन फ्रॉम वन सीट टू कीप द सेकेंड सीट इन प्लेस, ठीक है। अदरवाइज उसकी दोनों सीट की मेंबरशिप जा सकती है, ठीक है। समझ में आ गई? और कितने दिन में? विद इन 10 डेज, विद इन 10 डेज, और द सीट विल फॉल वेकेंट, ठीक है। समझ में आ गई इतनी सी बात? आगे चलते हैं हम लोग। आगे जब हम लोग आते हैं, अब असेंबली के अंदर क्या होता है? कुछ सेशंस भी होते हैं, ठीक है। देयर इज अ मिनिमम स्ट्रेंथ कि भाई इतनी स्ट्रेंथ होगी तो ही हम असेंबली का सेशन कंडक्ट करेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड योर कोरम। कि भाई
जब इस सदन के अंदर इतने लोग प्रेजेंट होंगे तभी इस सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू की जा सकती है. सो दैट इज व्हाट, दैट स्ट्रेंथ, दैट कैपेसिटी और दैट अटेंडेंस इज कॉल्ड योर कोरम. ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या कोरम सेट है, हमारे यहाँ पर एटलीस्ट 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट. मतलब कम से कम अगर राजस्थान को देखें हम तो 20 मेंबर्स हाउस के अंदर होने चाहिए, तब जाके हाउस की प्रोसीडिंग्स जो है वो चालू होंगी. कहां पर लिखा है ये, आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कितना कोरम चाहिए हमें, 1/10 ऑफ द सीट्स. ठीक है, दूसरी चीज आर्टिकल 174 के तहत द गवर्नर समन्स द सेशंस ऑन advice of council of ministers and the gap between two sessions must not exceed 6 months. और कन्वेंशनली हमारे यहाँ पर 3 सेशंस होते हैं. ठीक है, हमारे यहाँ विधानसभा के 3 सेशंस होते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है कि भाई 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए. मतलब एक साल में एटलीस्ट 2 सेशंस तो होने चाहिए. बट हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर साल में 3 सेशंस होते हैं आपके, एक तो बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन. ठीक है, समझ में आई इतनी सी बात आप सब लोगों को. सो दिस इज योर आर्टिकल 174. इसके बारे में हमने जब हम गवर्नर के बारे में पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा था हमने, राइट, व्हेन वी वर रीडिंग अबाउट द गवर्नर देन ऑल्सो वी हैव रेड इट. नाउ अब हम आते हैं प्रोरोगेशन और एडजर्नमेंट. प्रोरोगेशन और एडजर्नमेंट दोनों हाउस की प्रोसीडिंग्स तो रोक देता है, बट दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. ठीक है, प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है कि भाई ये सेशन है, ये जो ये कंप्लीट सेशन है, ये क्या हो गया, अब एंड हो गया है. मतलब अब इस सेशन के अंदर किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग्स आगे नहीं होंगी. अब जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो अब अगले सेशन में, जब भी अगला सेशन होगा तब होंगी. ठीक है, एंड दिस प्रोरोगेशन इट इज डन बाय योर गवर्नर. समनिंग एंड प्रोरोगेशन कौन करता है ये दोनों चीजें, दिस इज डन बाय योर गवर्नर. ठीक है, समनिंग और प्रोरोगेशन दोनों आपका गवर्नर करता है. वेयर एज एडजर्नमेंट मतलब ये जो ये अभी सभा है, ये जो अभी ये सिटिंग है, इसको मैं सस्पेंड कर रहा हूं फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम. ठीक है, मतलब आगे हमें नहीं पता कि कब ये दोबारा से सिटिंग होगी, बट आज की जो ये सिटिंग है वो क्या है, वो सस्पेंड कर दी जाती है. अब हो सकता है कल सिटिंग हो जाए दोबारा से, हो सकता है परसों हो जाए, हो सकता है 1 हफ्ते बाद हो जाए. मतलब वो सेशन खत्म नहीं हुआ है, बस वो पर्टिकुलर सिटिंग है, वो पर्टिकुलर हाउस की सिटिंग है, उसको हमने क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है फॉर अननोन नंबर ऑफ डेज या अननोन नंबर ऑफ टाइम. एंड दिस इज डन बाय योर स्पीकर. हाउस को एडजर्न कौन करता है, हाउस को एडजर्न करते हैं आपके स्पीकर. ठीक है, इतनी बात आप सब लोगों को समझ में आ गई है. अब हम देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन. बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है कि भाई अब सपोज करो कि हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है 5 साल के लिए इलेक्ट होती है, बीच में डिसॉल्व भी हो सकती है. ठीक है, अगर नो कॉन्फिडेंस चल जाए, प्रेसिडेंट्स रूल लग जाए तो वो डिसॉल्व भी हो सकती है. अब असेंबली के अंदर कुछ बिल्स इंट्रोड्यूस थे. ठीक है, अब वो जो बिल्स थे वो असेंबली ने पास कर दिए या तो गवर्नर के पास पहुंचे नहीं, असेंबली में ही है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है. तो ये बिल्स होते हैं जो असेंबली के अंदर ही रहते हैं, तो फिर इनका क्या होगा जब असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, तो ये जो बिल्स होते हैं ये भी क्या हो जाते हैं, अपने आप लैप्स हो जाते हैं. ठीक है, मतलब अगर फिर दोबारा नई असेंबली बनती है तो नई असेंबली को दोबारा से वो बिल बनाना पड़ेगा, दोबारा से वो बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, दोबारा से वो बिल पास होगा, दोबारा से वो बिल गवर्नर के एसेंट के लिए जाएगा और फिर वो एक्ट बनेगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग दैट इट एंड्स द लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस. डिसोल्यूशन क्या होता है भाई, जो एग्जिस्टिंग हाउस है उसका क्या हो गया, लाइफ खत्म हो गई. अब नया हाउस जब इलेक्ट होकर ही नया हाउस हमारा बनने वाला है. एंड द पेंडिंग बिल्स इन द विधानसभा लैप्स अपॉन द डिसोल्यूशन. और जैसे ही विधानसभा का डिसोल्यूशन होगा, जो भी पेंडिंग बिल्स थे वो सारे क्या हो जाएंगे, हमारे लैप्स हो जाएंगे. फिर से दोबारा से नए हमारे को बिल्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे. इतनी बात सबको समझ में आई, आगे चलते हैं.
अब हम आ जाते हैं कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर। क्या होता है कॉन्फिडेंस मोशन? कॉन्फिडेंस मोशन एक ऐसा टूल है जो कि हाउस का कॉन्फिडेंस शो करता है इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, हमें पता है दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट इज व्हाट, दैट इज द कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है? ताकि ये पता चले कि भाई जो घर में लोग बैठे हैं, घर में मतलब राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो लोग बैठे हैं, उनका भरोसा अभी भी बना हुआ है हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द करेक्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी टू गवर्न द कंप्लीट स्टेट। ठीक है, समझ में आई इतनी सी बात? नाउ मीनिंग एंड पर्पस अभी हमने समझा। अ कॉन्फिडेंस मोशन इज व्हाट? अ प्रोसीजरल डिवाइस यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी। मतलब जो गवर्नमेंट है वो अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करने के लिए ये पर्टिकुलर चीज का यूज करती है। ठीक है, नाउ राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे यहां पर चीफ मिनिस्टर के द्वारा या किसी भी मिनिस्टर के द्वारा टोटल 5 टाइम्स नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लागू हो चुका है, एंड दिस इज नॉट अप टू अगस्त 2021, इट इज अप टू टुडे। इट इज अप टू व्हाट? इट इज अप टू टुडे। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था, फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस तो अलग है, ये तो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये आपका चीफ मिनिस्टर या फिर आपके कोई भी मिनिस्टर जो है वो खुद इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर सके। मूव्ड ट्वाइस इन 1990, पहला मार्च 23, 1990 और दूसरा नवंबर 8, 1990। किसने मूव किया था? भैरव सिंह शेखावत की जो गवर्नमेंट थी। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत की जो गवर्नमेंट थी, भैरव सिंह जी जो हमारे सीएम रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, उन्होंने 2 बार ये कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो मूव किया है। थर्ड मोशन कब मूव हुआ? 10th असेंबली के दौरान। कब? 31 दिसंबर 1993 के अंदर। ठीक है, अगेन भैरव सिंह शेखावत एंड अप्रूव्ड बाय द 108 वोट्स। फोर्थ कॉन्फिडेंस मोशन 13th असेंबली के अंदर, जनवरी 3, 2009 के अंदर बाय अशोक गहलोत, एंड इट वाज आल्सो पास्ड बाय अ वॉइस वोट। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट मोशन 15th असेंबली के अंदर अगस्त 2020, 14 अगस्त 2020 को मूव किया गया था बाय मिनिस्टर शांति धारीवाल अंडर द अशोक गहलोत गवर्नमेंट, एंड इट वाज आल्सो पास्ड बाय योर वॉइस वोट। तो टोटल हमारे यहाँ पर कितने कॉन्फिडेंस मोशंस चल गए हैं? 5 कॉन्फिडेंस मोशंस हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स किसने कॉन्फिडेंस मोशंस को इंट्रोड्यूस करा है? भैरव सिंह शेखावत की गवर्नमेंट ने। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर भैरव सिंह शेखावत, ही हैज मूव्ड हाउ मेनी मोर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्फिडेंस मोशंस, मतलब कितने? टोटल 3। ठीक है, टोटल 3 कॉन्फिडेंस मोशंस, एंड द अदर 2 वर बाय योर अशोक गहलोत गवर्नमेंट। समझ में आई सबको इतनी बात? कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरी चीज के ऊपर, जो कि क्या है हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है एक ऐसा टूल जो कि मेंबर्स ऑफ द हाउस के हाथ में होता है कि भाई हमें इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, अब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट को गिरना पड़ेगा। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, सो इट इज व्हाट? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ collective responsibility. The Council of Ministers stays in office only as long as it enjoys the support of majority in the Legislative Assembly. Any member of the House can move this motion by giving written notice to the Secretary General by 10 AM. Secretary General को 10 बजे से पहले पहले नोटिस दे दो, हाउस स्टार्ट होने से पहले पहले 10 बजे से पहले पहले ये नोटिस दे दो, एंड कोई भी मेंबर दे सकता है। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो जो सरकार है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इट हैज टू रिजाइन, दे हैव नो चॉइस अदर देन रेजिग्नेशन। ठीक है, अब एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले जो ये ऑफिस में नोटिस दिया जा रहा है ना, किसके? हमारे सेक्रेटरी जनरल के,
तो इट मस्ट बी सेकेंडेड बाय एटलीस्ट 50 मेंबर्स फॉर द स्पीकर, ठीक है, टू ग्रांट परमिशन टू मूव इट। ये जो नोटिस हमने दिया है, अगर इसको हाउस में मूव करना है तो एटलीस्ट 50 लोग ऑफ द हाउस दे मस्ट गिव देयर कंसेंट कि हाँ हम चाहते हैं ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो हाउस में मूव हो, ठीक है। एंड इफ द स्पीकर सीज दैट यस दे हैव 50 मेंबर्स सपोर्टिंग देयर व्यू, तो द स्पीकर ही ग्रांट्स द परमिशन टू मूव इट, ठीक है। एंड इफ इट इज पास्ड then the entire council of ministers including the chief minister they must resign। समझ में आई इतनी सी बात everyone? now अब हम लोग आ जाते हैं, हमारे यहां पर जो है 6 अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स के लिए या एक के खिलाफ मैं बोल दूं नो कॉन्फिडेंस मोशंस लाए गए हैं, ठीक है। कितने इंस्टांसेस हैं हमारे यहां पर? 6 इंस्टांसेस हैं ऑफ व्हाट? नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन था वो पता है कब लाया गया था? जब हमारी फर्स्ट असेंबली बनी थी। दैट इज अ थिंग कि जब हमारी फर्स्ट इलेक्टेड असेंबली बनी थी तब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था। कौन थे हमारे फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर? इट वाज टीकाराम पालीवाल। तो टीकाराम पालीवाल वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हु फेस्ड द नो कॉन्फिडेंस मोशन फॉर द फर्स्ट टाइम in our Rajasthan Legislative Assembly, ठीक है। first ever no confidence motion in Rajasthan was brought against Tikaram Paliwal government in October 1952, but this was rejected by the house. It was rejected by the house and he proved his what? majority, ठीक। maximum motions मोहनलाल सुखाड़िया को मैक्सिमम नो कॉन्फिडेंस मोशंस फेस करने पड़े हैं 4 बार। कब 1958, 1963, 64 एंड 66, जिसमें से सारे के सारे जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए थे बाय द हाउस। और अदर इंस्टांसेस क्या रहे हैं हमारे? अदर इंस्टांसेस क्या रहे हैं हमारे? जो हमारा 5 हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए। जो हमारा 6 नो कॉन्फिडेंस मोशन था दैट वाज अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ बरकतुल्ला खान, भैरव सिंह शेखावत एंड जगन्नाथ पहाड़िया एंड हरिदेव जोशी। तो इन सब के खिलाफ भी क्या है आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो चलाए जा चुके हैं, ठीक है। ये जो ये 6 डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स हैं इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशंस हमारे यहाँ पर चलाए जा चुके हैं। कितने टोटल है? इट इज 1 4 टाइम्स हियर अगेंस्ट मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। 5 बार तो ये हो गए, फिर उसके बाद में 6 ओके। सो वी वर ऑन द नो कॉन्फिडेंस मोशंस। तो आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर जो लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन रहे हैं वो सिंस 1952 रहे हैं, जब से हमारी असेंबली बनी है, राइट। तो लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन जानना क्यों जरूरी है हमारे लिए? क्योंकि यहां से भी आपके बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आपके यहां पर भी बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई एक बार तो आपसे ये पूछ लिया गया था दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन ही हैज बीन अ स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये सब कुछ ये इंसान रहा है। तो आपको कब पता होगा ये चीज? When you have read, अगर आप एक सरसरी निगाह से लिस्ट को देख भी लेते हो ना तो भी आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे आरपीएससी पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे इट वाज जसवंत सिंह, द फर्स्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। देन केम योर तन सिंह वाज फ्रॉम राम राज्य परिषद। नरेंद्र सिंह की पार्टी यहाँ पर मेंशन नहीं है। लक्ष्मण सिंह स्वतंत्रता पार्टी। अब देखो लक्ष्मण सिंह जो है वो बहुत सारी बार लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन रहे हैं, उनके सारे टेन्योर्स यहाँ पर आप लोगों को दिए हुए हैं। आपको बस दिमाग में एक चीज क्या रखनी है कि भाई एक तो जो देखो मैं बताती हूँ आपको अप्रोच क्या होती है। एक तो जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं जो किसी भी वजह से न्यूज में रहे हो या किसी भी वजह से वो इंपॉर्टेंट हो, जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हमारे चीफ मिनिस्टर जो रहे हैं, ठीक है, उनके सामने लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन था, जिसके साथ में नो कॉन्फिडेंस मोशन चला उसके सामने कौन था लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो इस तरीके से आपको ना चीजें को याद रखना है। उसके अलावा लक्ष्मण सिंह, ठीक है, पारस राम मडरना,
राम नारायण चौधरी, भैरव सिंह शेखावत, केदारनाथ शर्मा, हरिदेव जोशी, all of them have been the leaders of opposition. गुलाब चंद कटारिया अभी बहुत रिसेंटली ही रहे हैं ये, ठीक है, अभी भी हमारे जो लास्ट गवर्नमेंट जब गई थी तो वहां पर भी ही वॉज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन. देन बुल्कीदास कल्ला, हेमाराम चौधरी, वसुंधरा राजे, रामेश्वर लाल दूधी, राजेंद्र सिंह राठौड़ एंड टीकाराम जूली. टीकाराम जूली जो है वो अभी हमारे अभी के रिसेंटली जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है राजस्थान के अंदर उसके बिहाफ के ऊपर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है. ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन बनता है? जो कि द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ठीक है, द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो कि है हमारे ऑपोजिशन के अंदर, उसका जो लीडर ऑपोजिशन चूज करती है, उसका जो वो एक लीडर होता है वो क्या बन जाता है? आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाता है. हमने एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट वाज ऑफ शैडो कैबिनेट. शैडो कैबिनेट क्या होती है? जिस तरीके से कैबिनेट होती है उस तरीके से ऑपोजिशन साइड के ऊपर भी अपनी एक कैबिनेट होती है जिसको हम शैडो कैबिनेट बोलते हैं, जिनको वो लोग नजर रखने के लिए, ठीक है, चेक बैलेंस करने के लिए वो शैडो कैबिनेट बनाई जाती है. ठीक है, आई होप दीज थिंग्स वर क्लियर टू यू पीपल. नाउ अब हम लोग देख लेते हैं एक पीवाईक्यू. ठीक है, पीवाईक्यू देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इन राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के बारे में हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग तब सॉल्व करेंगे तो ज्यादा आपके लिए इजी होगा, तो इसको हम अभी यहाँ पर स्किप कर देते हैं. एक और पीवाईक्यू देख लेते हैं. इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, हाउ मेनी टाइम्स हैज अ कॉन्फिडेंस मोशन been moved and discussed up to June 30, 2016. कितनी बार हमारे यहाँ पर कॉन्फिडेंस मोशन चला है? आप लोगों का भी हमने अभी अपन लोगों ने डिस्कस किया था. हाउ मेनी टाइम्स? इट हैज बीन 4 times. Recent one being in year 2020, right? How many times confidence motions have been moved? It has been moved around 4 times till June. Sorry. ये तो ये देखो, अब यहां पर देखो कंफ्यूजन होता है. अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे तो इट इज 4 टाइम्स, अगर हम 2024 के कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे तो 4 टाइम्स है. ठीक है, 2024 के कॉन्टेक्स्ट, हाँ सही है, 4 टाइम्स ही तो होगा ना, हमने भी देखा था. और अगर अभी के कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे, अभी के अगर कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे हम तो कितनी बार हो गया है? 5 टाइम्स हो गया है, राइट. 5th मोशन जो है वो भी चल चुका है, कब? अगस्त 2020 के अंदर. ठीक है, चलो यहां पर जून 2016 तक का बोल रहा है तो 4 टाइम्स हुआ था. और अगर हम आज का अगर डेट देखते हैं कि भाई आज तक कितने हमारे यहाँ पर कॉन्फिडेंस मोशन चालू हो चुके हैं, सो देयर हैव बीन हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग. नाउ वी विल सी सम अदर क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू, again this question is of estimates committee only, so we will see it after that one particular session. Now, which of the following statement regarding no confidence motion is correct? Expected question है ये, देखो क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी statement regarding your no confidence motion is correct? Only the leader of opposition can move it. Is there any provision? No. It requires prior recommendation of the governor. अच्छा भाई, नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं चाहिए. It is based on the principle of collective responsibility. Yes, absolutely correct. It applies only to coalition governments. No, it applies to all the governments. So your correct option will be option number 3, क्योंकि कोई भी member जो है वो move कर सकता है, prior permission की जरूरत नहीं है. It is based on the principle of collective responsibility. Yes, absolutely correct. Applies to only coalition government? No, single party majority जब होगी तब भी apply कर सकता है ये. ठीक है, इतनी बात सब लोगों को समझ में आई. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज गवर्न्ड बाय. डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन ऑफ अ मेंबर इज गवर्न्ड बाय योर, अभी हमने देखा था कहां पर लिखा हुआ है? 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आपके कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में mentioned है ये पर्टिकुलर चीज. आई होप इट इज क्लियर टू यू पीपल. ठीक है,
सो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में वी विल बी मीटिंग. ओके, नेक्स्ट क्लास में वी विल बी मीटिंग विद द लास्ट पोर्शन ऑफ योर राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली. तब तक एकदम अच्छे से पढ़ते रहो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रीलिम्स. कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसका गूगल फॉर्म भर के काउंसलिंग सेशन बुक करा लो. इट इज अप टू यू पीपल. So yeah, do that, please do that and start preparing honestly for your prelims specific things. Okay, because prelims is nearby. कभी भी notification आ सकता है आपका. So start preparing for it. Okay, so thank you so much and all the very best.